जी नमस्कार, मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो चलिए आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस की जो हमारे कंटिन्यू हमारे जो F1 की सीरीज़ चल रही है नॉर्सेट के लिए, उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो प्री एग्ज़ाम होती हैं आजकल मेंस एग्ज़ाम कर दिया है, स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है नॉर्सेट के अंदर। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको पेपर यहाँ से हर रोज़ शाम को 5 बजे 6 बजे के करीब आपको एक वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगी और अर्ली मॉर्निंग के टाइम में हम ओबीजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि 10 बजे के आसपास आपको एक वीडियो देखने को मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, कुछ ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ एनिमा इज यूज्ड टू थेरापेटिक पर्पस। कि ऐसा कौन-सा एनिमा है, कौन से टाइप का एनिमा है जो थेरापेटिक पर्पस के लिए ज़िम्मेदार होता है या फिर उस थेरापेटिक पर्पस के लिए काम में आता है। देखो सिंपल सी बात ये समझनी है कि थेरापेटिक पर्पस का मतलब क्या है? आपको आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। सबसे पहला ये समझना है कि सर थेरापेटिक पर्पस के लिए एनिमा को पूछा गया है कि थेरापेटिक पर्पस का मतलब होता है थेरापेटिक का नाम ही है कि किसी भी थेरेपी के लिए हम दे रहे हैं। किसी भी थेरेपी के लिए भैया हम दे रहे हैं इस एनीमा को कि किसी भी थेरेपी के लिए देना क्या कहलाता है थेरापेटिक पर्पस से कहलाता है। देखो मैंने कल की क्लास में हमने एनीमा के बारे में डिस्कस किया था कि रिटेंड दो टाइप के बताए थे, एक तो होता है रिटेंड एनीमा और एक होता है सर इवैक्वेंट एनीमा। इवैक्वेंट एनीमा होता है, एक होता है रिटेंड एनीमा। रिटेंड एनीमा को क्या किया जाता है, रिटेन मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि इसको रिटेन किया जाता है। इसको क्या किया जाता है बच्चों, रिटेन किया जाता है कहाँ पे, हमारे एनस के अंदर, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे रेक्टम के अंदर इसको क्या किया जाता है, रिटेन करना 15 से 20 मिनट और 1 आवर और 2 आवर्स के लिए डिपेंड करता है कौन सा एनीमा हम कौन से वक्त दे रहे हैं, किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से आपसे बात करी थी कल की क्लास के अंदर, और कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था इवेक्वेंट एनीमा वो एनीमा है जिसको डालते ही निकाल लिया जाता है। लाइक कॉन्स्टिपेशन के लिए हम देते हैं नहीं देते हैं कि भैया कॉन्स्टिपेशन के लिए एनीमा दिया हमने तो वो तुरंत के तुरंत बाहर आ गया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया टू सॉफ्टन द स्टूल। जैसे ऑयल एनीमा होता है, मैंने कल बताया था आपको कि ऑयल एनीमा का पर्पस क्या होता है बच्चों, कि क्या करता है टू सॉफ्टन द स्टूल, स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है। अब इसका मतलब क्या है देखेंगे। देखो दो चीजें मैंने आपको फिर से बताऊंगा कि जो रिटेंड एनीमा होता है और इवैक्वेंट एनीमा होता है। जो इवैक्वेंट एनीमा होता है ना बच्चों, ये होता है क्लीनिंग पर्पस के लिए। ये क्या होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए होता है। क्लीनिंग पर्पस के लिए हम देते हैं हमारे इवैक्वेंट एनीमा को, और थेरापेटिक पर्पस के लिए हम कौन सा देते हैं, हमारा रिटेंड एनीमा को। थेरापेटिक पर्पस। अब भैया थेरापेटिक पर्पस की यहाँ पे बात कर रहे हैं मतलब थेरेपी के लिए दे रहे हैं। मैंने आपको इसके सब टाइप्स भी बताए थे। सब टाइप्स कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया था कि सडेटिव एनीमा होता है। कल की क्लास में आप जाके देखेंगे कि सडेटिव एनीमा क्या होता है, कि सडेटिव एनीमा का मतलब क्या है कि किसी भी पेशेंट को एनएस को, उसके रेक्टम को, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी उसकी लार्ज इंटेस्टाइन को सडेट करने के लिए क्या करते हैं सडेटिव एनीमा देते हैं। किसी भी न्यूट्रेंट एनीमा का नाम आता है इसके अंदर, कि न्यूट्रेंट एनीमा क्या होता है, किसी भी न्यूट्रिशन पर्पस के लिए हम देते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन एनीमा। और तीसरा नंबर मैंने आपको बताया था एनस्थेटिक एनीमा। एनेस्थेटिक एनीमा का मतलब क्या है कि एनेस्थीसिया के लिए दिए जाने वाला एनीमा क्या कहलाता है, एनेस्थेटिक एनीमा कहलाता है। आपको बात समझ में आई? जिसको भी नहीं पता वो मेरे लाइव सेशन में जाके वहां से क्या करता है, उसकी एनीमा वाली क्लास वहां से फुल रिकॉर्डेड जो क्लास है वहां से ले सकता है, और वहां पे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर बताएंगे। मैंने आपको दो कंडीशन बताई कि रिटेंट एनीमा का यूज होता है थेरापेटिक पर्पस के लिए, जबकि इवैक्वेंट एनीमा का यूज होता है हमारे क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह सा क्वेश्चन पूछा गया है कि थेरापेटिक पर्पस के लिए कौन सा एनीमा जिम्मेदार होता है, तो आपको सिर्फ बताना है कि सर जो हमारा रिटेंट एनीमा होता है वो थेरापेटिक पर्पस के लिए जिम्मेदार होता है। अगर क्लीनिंग पर्पस की बात करेंगे तो इवैक्वेंट एनीमा की तरफ हम चले जाएंगे। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे बचा हमारा आइस एनीमा।
आइस एनीमा का यूज़ कहाँ करते हैं? जब भी पेशेंट का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो हम आइस एनीमा का यूज़ कर सकते हैं। आइस इन द सेंस कि ठंडा एनीमा होता है, फ्रिज के अंदर रखा जाता है और क्या किया जाता है, उसको ठंडे एनीमा को हम उसके पेशेंट के रेक्टम के अंदर, एनस के अंदर डाला जाता है, ताकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाए। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? ए पेशेंट फील द सेक्सुअल प्लेजर ड्यूरिंग द एनिमा। एक पेशेंट है जो कि सेक्सुअल प्लेजर फील कर रहा है जब एनिमा लग रहा है। एनिमा को कहाँ होके लगाते हैं? एनिमा जो लगाते हैं वो एनस के थ्रू ही लगाते हैं बच्चों। लगाते या नहीं लगाते? जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप जब भी एक नर्सिंग ऑफिसर क्या काम करता है, एनिमा इंसर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर सेक्सुअल प्लेजर की क्या आती है, फीलिंग आती है, उस पेशेंट के अंदर सेक्सुअल प्लेजर की फीलिंग आती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की फीलिंग आती है, तो उस फीलिंग को यहाँ पे क्या नाम दिया है? उस फीलिंग को जूफिलिया कहा है। उस फीलिंग को क्या जूफिलिया कह सकते हैं, क्लिस्मोफिलिया कह सकते हैं, फेटिसिज्म कह सकते हैं या पीडियोफिलिया कह सकते हैं। ये हमने ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे कवर अप कर रखे हैं। आप वहाँ जाके मेरी क्लास ले सकते हो, वहाँ से आपको सारे के सारे ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाता हूँ, वो आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएँगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहला आंसर बताएँगे कि किसको कहते हैं? क्रिस्मोफिलिया कहा जाएगा, ज़ूफिलिया कहते हैं, फेटिसिज़्म कहते हैं, पीडियोफिलिया कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात ये है कि सर ज़ूफिलिया क्या होता है? सर ज़ूफिलिया वह होता है, ज़ू का मतलब क्या होता है? पक्षी या जानि हम बोल सकते हैं एनिमल। ज़ू का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है। फिलिया का मतलब होता है सेक्सुअल प्लेजर होना। फिलिया का मतलब क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल प्लेजर का होना। तो ज़ूफिलिया किसको कहते हैं? कि जो एनिमल से सेक्सुअल प्लेजर लेता है, ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा कोई भी साइकियाट्रिक पेशेंट हम कह सकते हैं, ऐसा कोई भी साइकियाट्रिक पेशेंट जो कि जूफिलिया मतलब एनिमल से सेक्सुअल प्लेजर लेने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं जूफिलिया। सेक्सुअल प्लेजर कहाँ से लेना? जानवरों से लेना क्या कहलाता है? जूफिलिया कहलाता है। आई बात समझ में? फेटिसिज्म का मतलब क्या है? देखो पीडियोफिलिया, पीडोफिलिया का मतलब होता है कि बच्चों से लेना। क्या लेना? जो छोटे बच्चे-बच्ची होते हैं उनसे सेक्सुअल प्लेजर गेन करना क्या कहलाता है? पीडोफिलिया कहलाता है। तो कह सकते हैं फ्रॉम चाइल्ड क्या लेना? सेक्सुअल प्लेजर लेना। उसको क्या कहते हैं? पीडोफिलिया कहते हैं। फेटिसिज्म क्या होता है? भैया फेटिसिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहती है हमेशा। फेटिसिज्म क्या होता है कि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स सेक्सुअल प्लेजर का लेना नॉन लिविंग थिंग से सेक्सुअल प्लेजर लेना कहाँ से लेना? नॉन लिविंग थिंग्स जो कि लिविंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, डमी वगैरह जो होते हैं बच्चों, फीमेल की ब्रा जो होती है, फीमेल की ब्रा जो होती है और डमी वगैरह होते हैं, उनसे सेक्सुअल प्लेजर गेन करना क्या कहलाता है? फेटिसिज्म कहलाता है। आई बात समझ में? क्लिस्मोफिलिया का मतलब होता है क्लिस्मो इन द सेंस कि आपको समझना है कि कहाँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एनिमा इंसर्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्लिस्मोफिलिया। कि एनिमा एनिमा इंसर्शन के दौरान सेक्सुअल प्लेजर गेन करना क्या कहलाता है? क्लिस्मोफिलिया कहलाता है। क्या आपको तीनों चारों पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि सर आपने बताया कि सेक्सुअल प्लेजर कहाँ से लेना? जानवरों से लेना जूफिलिया कहलाता है। इसका दूसरा नाम होता है बेस्टिलिटी। इसका दूसरा नाम होता है बेस्टिलिटी। और मैं आपसे बात करता हूँ फेटिसिज्म का मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग से जैसे कि ब्रा और डमी से लेना क्या लेना? सेक्सुअल प्लेजर लेना क्या कहलाता है? फेटिसिज्म कहलाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ पीडोफिलिया की तो बच्चों से क्या लेना? सेक्सुअल प्लेजर लेना क्या कहलाता है? पीडोफिलिया कहलाता है। क्या आपको दोनों बातें तीनों बातें समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक की कंडीशन में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? अगर क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आप देते हो तो बहुत अच्छे से आप सब लोग पढ़ रहे हो। व्हाट इज द इंसर्टिंग लेंथ ऑफ एनीमा इज इन अडल्ट पेशेंट के अंदर कितनी एनीमा की इंसर्टिंग लेंथ होती है? क्वेश्चन नंबर
54 जो क्वेश्चन नंबर कहता है कि भैया एनीमा जब भी हम लगाते हैं, जब भी नर्सिंग स्टाफ क्या लगाता है, एनीमा क्या करता है, लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या कंडीशन देखी जाती है? अडल्ट पेशेंट के अंदर कितना इंसर्टिंग लेंथ होती है? कितनी इंसर्टिंग लेंथ होती है? 1 से 105 1.5 इंच होती है, 2 से 3 इंच होती है, 3 से 4 इंच होती है या सभी होती हैं? बताएँगे फटाफट से। सिंपल सी बात है कि 1 से और 1.5 इंच तक का जो यूज़ होता है वो चिल्ड्रन के अंदर यूज़ होता है या फिर हम कह सकते हैं बच्चों के अंदर या इन्फेंट के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूँ कि 2 से 3 इंच कहाँ यूज़ करते हैं कि सर चाइल्ड के अंदर यूज़ करते हैं। अगर तो 3 से 4 इंच की मैं आपसे बात करता हूँ तो अडल्ट पेशेंट के अंदर कितना इंच यूज़ होता है बच्चों, कितना इंच यूज़ होता है तो आपको बताना है 3 से 4 इंच यूज़ होता है किसके अंदर? अडल्ट पेशेंट के अंदर। अगर कोई चाइल्ड है तो उसके अंदर उसे 3 इंच का इंसर्ट करते हैं, बाकी इन्फेंट के अंदर हम 1 से 1.5 इंच का क्या करते हैं, एनीमा की जो आगे की वायर होता है या ट्यूबिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट किया जाता है। आ गई बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूँ कि मोस्ट कॉमन साइज़ क्या होती है? साइज़ ऑफ कैथेटर की हम बात करते हैं। अगर साइज़ ऑफ कैथेटर की मैं आपसे बात करूँ कि सर इन्फेंट के अंदर कितनी होनी चाहिए? तो इन्फेंट के अंदर होती है सर 12 फ्रेंच। अगर मैं आपसे बात करूँ कि चाइल्ड के अंदर कितनी होनी चाहिए? तो चाइल्ड के अंदर 14 से 18 फ्रेंच होती है। और अगर मैं अडल्ट की बात करता हूँ, अडल्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 20 से 24 फ्रेंच देखी जाती है। कितनी देखी जाती है? 20 से 24 फ्रेंच देखी जाती है। आई बात समझ में? अगर आपसे दोनों के दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इंसर्टिंग लेंथ ऑफ एनीमा अडल्ट पेशेंट के अंदर तो आपको बताना है 3 से 4 इंच होती है और बच्चों के अंदर कितनी होती है 1 से 1.5 इंच होती है और चाइल्ड चाइल्ड के अंदर कितनी होती है 2 से 3 इंच देखी जाती है। अगर मोस्ट कॉमन साइज़ ऑफ कैथेटर की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है बच्चों? कैथेटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कैथेटर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 12 फ्रेंच, 14 से 18 फ्रेंच और 20 से 24 फ्रेंच तक का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं मोस्ट कॉमन साइज़ की क्या होना? ट्यूबिंग का होना। आगे बात समझ में आप सभी को? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है बच्चों? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? चलें आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सिंपल सी बात अगर आपसे यही क्वेश्चन एमएम के अंदर पूछा जाता है, अगर आपसे एमएम के अंदर पूछा जाता है तो आपको बताना है कि 1 एमएम के कितने होते हैं? 1 एमएम के अंदर 3 फ्रेंच देखे जाते हैं। 1 एमएम के अंदर 3 फ्रेंच की होती है। 1 एमएम कितना होता है? 3 फ्रेंच होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 फ्रेंच की बात कर रहा हूँ तो कितने फ्रेंच की बात कर सकता हूँ? कितने एमएम की बात कर सकता हूँ? 4 एमएम की बात यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्या आपको बात क्लियर हो गई? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई बच्चों? कि 4 एमएम की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन 55 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? इन फॉलोइंग व्हिच पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन टू गिव द बेस्ट पोजीशन के बारे में पूछा गया है टू गिव द पेशेंट ड्यूरिंग एनीमा कि आप जब भी क्या करते हो पेशेंट को क्या करते हो एनीमा लगाते हो जब भी पेशेंट को क्या करते हो एनीमा लगाते हो तो कौन सी पोजीशन बेस्ट पोजीशन के रूप में देनी चाहिए? क्या हम सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं? क्या लिथोटमी पोजीशन का यूज करते हैं? सिम्स लेफ्ट सिम्स पोजीशन का यूज करते हैं या फाउलर्स पोजीशन का यूज कर सकते हैं? बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। देखो कॉमन सेंस से पोजीशंस आप दे सकते हो। पोजीशन का इन द सेंस क्या होता है? किसी भी पोजीशन को देने का मतलब क्या है? आपको ये समझ में आ गया ना तो आप पोजीशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ये मेरी गारंटी है। देखो पोजीशन को देने का सिर्फ एक ही मतलब होता है हमारा कन्वीनियंस हमें ईज़िली वो चीज़ हमें वो पार्ट जो है हमें ईज़िली विजुअलाइज़ हो जाए, दैट्स इट। आप एनीमा कहाँ लगाओगे? एनस के अंदर लगाओगे? लगाओगे या नहीं लगाओगे? अगर आपने सुपाइन पोज़ीशन दे दी आपने अगर सुपाइन पोज़ीशन दे दी तो क्या आप एनीमा लगा पाओगे? क्या बेड के नीचे से जाके लगाओगे क्या? नहीं लगा सकते ना, तो सुपाइन पोज़ीशन तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। लिथोटमी पोज़ीशन कैसे कब दी जाती है? लिथोटमी पोज़ीशन ड्यूरिंग लेबर दी जाती है। ड्यूरिंग लेबर हम देते हैं। ड्यूरिंग लेबर हम क्या करते हैं? लिथोटमी पोजीशन देते हैं। लिथोटमी पोजीशन के अंदर आपको पोजीशन का बारे में पता होना चाहिए। लिथोटमी पोजीशन आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिथोटमी पोजीशन भी हम नहीं दे सकते क्योंकि लिथोटमी पोजीशन के अंदर एनएस का विजुअलाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वजाइना का विजुअलाइजेशन होता है।
सिर्फ और सिर्फ वजाइना का विजुअलाइजेशन होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फाउलर पोजीशन आप दे सकते हो क्या? फाउलर पोजीशन का मतलब क्या होता है? बेड को आपने कितने डिग्री पे एंगल पे क्या कर दिया है? बेड को आपने कितने डिग्री का एंगल बनाया है? 60 डिग्री का एंगल बना दिया है। क्या आप ऐसे दे सकते हो? कि सर बिल्कुल नहीं दे सकते ऐसे तो। तो कैसे दे सकते हो भैया? कि सर लेफ्ट सिम्स पोजीशन का मतलब होता है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन। आप जब लेटरल पोजीशन देते हो और अपनी उसकी एक टांग को ऊपर करते हो, एक टांग को ऊपर करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको एनएस का विजुअलाइजेशन देखने को मिलता है। इजीली आप उसको क्या कर सकते हो? एनीमा इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो जितने भी पोजीशंस के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से होते हैं और हमारे विजुअलाइजेशन के ऊपर होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना पोजीशन पे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि हम ऐसी पोजीशन देंगे। इसमें तो एलिमिनेशन मेथड ही काम करता है कि आप अगर सुपाइन पोजीशन देते हो किसी बंदे को, तो क्या आप एनीमा लगा पाओगे? नहीं लगा पाएंगे। अगर यहाँ पे प्रॉन पोजीशन होती तो भी नहीं आंसर जाता, क्योंकि प्रॉन का मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर उल्टी पोजीशन आप दोगे पेशेंट को, तो भी उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? इजीली हम क्या नहीं कर सकते हैं बच्चों? विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता है एनएस का। इसलिए बेस्ट पोजीशन होती है लेफ्ट सिम्स पोजीशन। बेस्ट पोजीशन होती है बच्चों लेफ्ट सिम्स पोजीशन। आपको हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसके ऊपर, तो आपको बिल्कुल इस बात को नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? व्हेन वाज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? कि कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? अब ब्लड के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता? सर ये तो सभी को पता होगा कि सर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 1 जनवरी को क्या बनाते हैं? 12 मई को क्या बनाते हैं? 14 जून को क्या बनाते हैं? फटाफट से मेरे को आंसर बताएंगे कि कब सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखना। स्टार कर लेना इस बात को कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो 14 फरवरी को तो भैया क्या बनाते हैं हम? वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे एक बॉयफ्रेंड जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड को क्या देता है? गिफ्ट देता है, उपहार देता है उस दिन। तो हमने कहा कि 14 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? वैलेंटाइन डे मनाते हैं। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल याद नहीं रखनी है। ये बात आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है, लेकिन हमें क्या करना है? एम्स को आना है। हमें एम्स में सिलेक्शन लेना है जल्दी। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि सर 14 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? नेशनल डोनर डे मनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेशनल डोनर डे मनाते हैं। आ गई बात समझ में कि आपको जब भी 14 फरवरी देखने को मिलेगी, तो आपको वैलेंटाइन डे को भूल जाना है और क्या याद रखना है? नेशनल डोनर डे। किसी भी चीज का डोनेशन आप कर सकते हो कहाँ पे? किसी भी चीज का आप डोनेशन कर सकते हो कहाँ पे? 14 फरवरी वाले दिन। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या करते हो? गिफ्ट्स का डोनेशन करते हो ना, वैसे ही आप किसी भी चीज का भी डोनेशन कर सकते हो। उसको कहते हैं नेशनल डोनर डे। आ गई बात समझ में? 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? ये सभी को पता होगा। डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं बच्चों? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? 1 ऑफ जुलाई को मनाते हैं। कि 12 मई को क्या मनाते हैं भैया? 12 मई को तो हम नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा नर्सेस डे सेलिब्रेट कब करते हैं? हम 12 मई को करते हैं। और किसकी याद में करते हैं? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में हम क्या करते हैं बच्चों? हमारे 12 मई का नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसको क्या बोला हमने? क्योंकि 12 मई को क्यों करते हैं? क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म ही 12 मई 1820 को हुआ था। और इसकी डेथ कब हुई थी बच्चों? अगर डेथ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि सर 13 अगस्त 1910 को इसकी मौत हो गई थी या डेथ हो गई थी। हम बोल सकते हैं बच्चों। आगे बात समझ में? पिछली क्लास में ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 12 मई को 1820 के अंदर क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था फ्लोरेंस। इसका फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि इटली के अंदर एक फ्लोरेंस सिटी है, उसके अंदर इसका जन्म हुआ था। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं कि सर 14 जून को हम क्या बनाते हैं? कि सर 14 जून को हम क्या बनाते हैं? हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं 14 जून। आ गई बात समझ में?
तो 14 फरवरी को तो क्या करते हैं, नेशनल डोनर डे मनाते हैं उसके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, 14 जून को हम ब्लड डोनर डे मनाते हैं। वर्ल्ड वाइड ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं, 14 जून को मनाते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ तक की कंडीशन में किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक की बातें किसी को समझ में नहीं आई हो तो हम आगे बात करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम स्टोरेज टाइम ऑफ पीआरबीसी इन द ब्लड बैंक। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, मैक्सिमम कितना टाइम तक आप पीआरबीसी या ब्लड को स्टोर कर सकते हो। पीआरबीसी का मतलब सभी को पता होगा, पैक्ड रेड ब्लड सेल, पैक्ड रेड ब्लड सेल। आगे बात सुन में कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनको कहते हैं पीआरबीसी। तो मैक्सिमम स्टोरेज टाइम क्या हो सकता है, मैक्सिमम। देखो जनरली अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता कि स्टोरेज टाइम ऑफ पीआरबीसी, तो आपको बताना था 35 डेज। देखो वीक में आंसर नहीं होता है, वीक में आंसर नहीं होता है, सिंपल सी बात ये समझ लीजिए। काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ज्यादा दिन तक हम ब्लड को स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गिने चुने दिन होते हैं, लाइक 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना। आई बात समझ में, लाइक 1 महीने तक कर सकते हैं ये 4 वीक तक कर सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम 35 दिन तक कर सकते हैं। अगर हम क्या बात करें इसके अंदर कि मैक्सिमम अगर आंसर दिया हुआ है तो मैक्सिमम का आंसर जाएगा 42 डेज। कितना जाएगा बच्चों, 42 डेज मैक्सिमम क्या होते हैं, स्टोरेज टाइमिंग होता है। और मैं आपसे बात करूं कि 35 दिन तक हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। 35 दिन तक आंसर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम के बारे में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा आप कितने दिन तक उसको स्टोर कर सकते हो, तो आपको 42 डे आंसर देना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि नॉर्मल पीआरबीसी को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, तो कम से कम 35 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 42 डेज तक हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई। पीआरबीसी का मतलब मैंने आपको बताया, पैक्ड रेड ब्लड वॉल्यूम होता है, और इस वॉल्यूम के अंदर कितना होता है, सेल कितनी देखने को मिलती हैं, तो 350 ml इसके अंदर क्या होता है हमारा वॉल्यूम देखने को मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन करके पूछ ले कि कितना वॉल्यूम होता है, तो आपको बता देना है कि 350 ml होता है। जब भी हम पीआरबीसी चढ़ाते हैं किसी भी पेशेंट को, हम क्या करते हैं, पीआरबीसी जब भी चढ़ाते हैं तो किन किन केस में चढ़ाते हैं भैया बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। कि आपको क्या करना है, किसी पेशेंट को पीआरबीसी को चढ़ाना है, तो पीआरबीसी किस केस में आप चढ़ा सकते हो, मुझे बताएंगे किस केस में चढ़ा सकते हो। कि जब बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाए, लॉस हो जाए, एनीमिया की कंडीशन के अंदर चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते। तो वही सारी चीजें हैं जो घूम फिरा के आपसे पूछी जाती हैं। तो सिर्फ आपको आंसर का याद रखना है कि मैक्सिमम आंसर क्या रखना है, 42 डेज का रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम कितना होता है, तो 35 डेज आपको बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ स्टोर टू स्टोर द पीआरबीसी इन द ब्लड बैंक। कि भैया नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या हो सकता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 24 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं क्या हम, तो उसे 6 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, या फिर 27 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, या 20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। देखो जब भी हम टेम्परेचर, मतलब कि जब भी हम पीआरबीसी को स्टोर करते हैं, पीआरबीसी हो चाहे होल ब्लड हो, उनको हम क्या करते हैं, हमारे 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे ही हम क्या करते हैं, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे ही हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, कि 2 से 6 डिग्री के तापमान पे ही हम करते हैं इसको स्टोर। जैसे ही पीआरबीसी वहां से रिलीज होती है, आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि जैसे ही आपने इश्यू करवा लिया किसको, पीआरबीसी को, ब्लड बैंक से, आपके पास आईसीयू के अंदर आपके पास क्या आ गई है, पीआरबीसी आ गई है, और पेशेंट को लगाने वाले हो। तो मैक्सिमम टाइम कितना आप यूज कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए कि उसको आप क्या करते हो, उसको आप चढ़ा सकते हो मैक्सिमम टाइम। तो आपको बताना है सर 4 आवर्स का टाइम मैक्सिमम होता है। अगर इससे ज्यादा यूज करते हो तो पेशेंट की कंडीशन कैसी हो जाएगी, सेप्टिसीमिया के अंदर चला जाता है पेशेंट। सेप्टिसीमिया का मतलब होता है एक ब्लड का इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलती है, एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं।
इसीलिए कहते हैं कि 4 घंटे के अंदर-अंदर आपको पीआरबीसी को खत्म कर देना है। आपको क्या कर देना है? ट्रांसफ्यूज़ कर देना है। आ गई बात समझ में? और जब आप पहली बार किसी को पीआरबीसी लगा रहे हो, पीआरबीसी जब भी लगाते हो तो 1 ml पर मिनट उसको ड्रॉप जानी चाहिए। इसका मतलब ऐसा कब तक करते हैं हम? 15 मिनट तक करते हैं और 15 मिनट तक हम उसी के पास में खड़े रहते हैं, स्टे रहते हैं, फिर पेशेंट के पास में ही खड़े रहते हैं, ताकि कोई भी एलर्जिक कंडीशन होती है पेशेंट की बॉडी के अंदर तो आप उसको जज कर सको, तुरंत के तुरंत पता लगा सको। और जब भी ऐसा होता है तो आपको आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहला आपको क्या करना है? स्टॉप ट्रांसफ्यूज़न। आपको क्या करना है? ट्रांसफ्यूज़न को स्टॉप कर देना है और दूसरा काम आपको करना है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्या आपको बात समझ में आ गई मेरी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? कि सर बिल्कुल आ गई है। तो यहाँ पे स्टोरेज टाइम कितना होता है? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है और वैसे ही क्या हुआ, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे ही आपने क्या किया, सपोज़ दैट आपने क्या किया, 11 बजे आपके पास ब्लड आपके पास आ गया है। 11 बजे, सुबह के 11 बज रहे हैं और आपके पास ब्लड हाथ में आ गया है और ब्लड के हाथ में आने के बाद आपको 11:30 तक क्या करना है? उसको रूम टेम्परेचर पे होने के लिए रखना है कि आपका जो आईसीयू का टेम्परेचर है, जो कि 2 से 6 डिग्री के अंदर से आया है, वो तो ब्लड बैंक से आया है 2 से 6 डिग्री, उसका तापमान तो बहुत ज़्यादा है, इन द सेंस कि वो तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। अगर आप कोल्ड उसको चढ़ाते हो तो पेशेंट के अंदर कूलनेस देखने को मिल जाएगी, पेशेंट हाइपोथर्मिया के अंदर चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? कि सर बिल्कुल चला जाएगा। तो हम उसको थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे कर लेते हैं। नेवर यूज़ किसी चीज़ का हमें यूज़ नहीं करना है कि आपको ब्लैंकेट के अंदर घुसा दिया, पेशेंट के बगल में रख दिया, पेशेंट की बेडशीट के अंदर घुसा दिया, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लड वार्मर का यूज़ आप कर सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लड वार्मर का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप इसको एज़ इट इज़ रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो सिर्फ़ आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के लिए आपको 11:30 से लेके और 11:30, 12:30, 12:30 हो गया, 1:30 हो गया, 1:30 के बाद 2:30 और 3:30। इसका मतलब कि साढ़े 3 बजे तक का आपके पास टाइम है इसको चढ़ाने का। आगे बात समझ में, साढ़े 3 बजे तक ये ब्लड आपका चला जाना चाहिए। आगे बात समझ में, अगर साढ़े 3 बजे से टाइम ऊपर होता है तो वो पेशेंट कैसा चला जाएगा? सेप्टिसीमिया के अंदर चला जाता है और सेप्टिसीमिया का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया है कि ब्लड इन्फेक्शन होता है। आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मच हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट हेमाटोक्रिट लेवल इंक्रीज होता है एंड आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 पीआरबीसी? एक पीआरबीसी देने के बाद कितना हेमाटोक्रिट लेवल इंक्रीज होता है? बताएंगे हेमाटोक्रिट लेवल क्या होता है? हेमाटोक्रिट लेवल क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो कितना परसेंट हमारा बढ़ जाता है? बताएंगे फटाफट से। क्या 10% देखने को मिलता है, क्या 3% देखने को मिलता है, या 5% देखने को मिलता है, या 1% देखने को मिलता है? देखो, आप जब भी एक पीआरबीसी मतलब कि 1 पीआरबीसी जब भी आप पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हो तो वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ा देती है अपना। वैसे ही आप जब 1 पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हो तो कितनी हेमाटोक्रिट लेवल इंक्रीज करती है? कितना हेमाटोक्रिट लेवल इंक्रीज करती है बताएंगे? 10% करती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, 10% बहुत ज़्यादा होता है। और 3 जो 5 1% होता है वो बहुत कम होता है, 5% या 3%। जल्दी बताएँगे आंसर। देखो यहाँ पे रटा-रटाया आंसर आपको याद रखना है कि 3% क्या करती है, 3% ही क्या होता है उसका, क्या होता है बच्चों? उसका हेमाटोक्रिट लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ देखने को मिलता है। तो 3% इंक्रीज़ हेमाटोक्रिट लेवल। क्या आपको मेरी बात दोनों समझ में आई? कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या करना है कि 1 पीआरबीसी के अंतर्गत चीज़ें आने वाली जो चीज़ें हैं कि 1 पीआरबीसी आपने चढ़ाया पेशेंट को तो कितना हेमाटोक्रिट लेवल बढ़ने को देखने को मिलेगा? तो आपको बताना है कि सर 1 पीआरबीसी के अंदर 3% आपको क्या देखने को मिलेगा? हेमाटोक्रिट लेवल का इंक्रीज़मेंट देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, और मैं आपसे बात करूँ कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना बढ़ता है, तो 1 पीआरबीसी जैसे चढ़ाते हो आप, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल जाता है। बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? इफ ए पेशेंट हैव द एलर्जिक रिएक्शन, एक पेशेंट है जिसको एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं, रिएक्शंस फ्रॉम द प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन,
कि उसने पहले ब्लड जब लगवाया था तो उसको क्या हुआ था, बच्चों, उसको एलर्जीज हो गई थी। जब भी हम क्या करते हैं, पहले हमने, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट है, आप उससे पूछते हो कि आपने पहले कभी ब्लड लगवाया है, वो बोलता है कि मैंने एक बार लगवाया था, मेरे को एलर्जी हो गई थी। तो देन आपको कौन सी आरबीसीज का यूज करना है, देन व्हाट टाइप आरबीसी यूज्ड। अब आप नॉर्मल ब्लड तो यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर उसने कह दिया कि मुझे तो क्या हो गया था, मुझे एलर्जी हो गई थी पहले जब मैंने ब्लड लगवाया था, तो आपको क्या करना है कि भैया पीआरबीसी तो आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। क्या आप कंसंट्रेटेड आरबीसी यूज करोगे, क्या आप वॉश्ड आरबीसी यूज करोगे, क्या आप एनी आरबीसी यूज कर सकते हो। कंसंट्रेटेड आरबीसी का मतलब होता है कि इसके अंदर बिल्कुल भी प्लाज्मा का नहीं होना, लेकिन ऐसा जो कंसल्टेंट पीआरबीसीज होती हैं उनका यूज हम बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो वॉश्ड आरबीसी का यूज करेंगे। अब सर ये वॉश्ड आरबीसी क्या होती हैं, कि भैया वॉश्ड आरबीसी क्या होती है। देखो, जब भी वॉश्ड आरबीसी का मतलब होता है कि जब भी हम सेंट्रीफिकेशन करते हैं, जब भी हम सेंट्रीफिकेशन सेंट्रीफिकेशन का मतलब होता है जब भी हम क्या करते हैं, पीआरबीसी को पूरे ब्लड से, होल ब्लड से हम निकालते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनको वॉश कर दिया जाता है। उनको हम क्या कर सकते हैं, वहां पे वॉश कर देते हैं और वॉश करके छान के निकाल लेते हैं। वो सारी चीजें मशीनरी होती हैं, हम हाथों से नहीं करते हैं। वो जो ब्लड बैंक के कोर्स कर रखे होते हैं, जो हमारे ब्लड बैंक जो के टेक्नीशियंस जो होते हैं, वो ये सारा काम मशीनों द्वारा करते हैं। और उस वॉश आरबीसी को किस पेशेंट को अंदर चढ़ाया जाता है, किस पेशेंट के अंदर चढ़ाते हैं बच्चों, जो जिस पेशेंट को पहले एलर्जी हो चुकी है, एलर्जी जो वाले पेशेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बॉस्ट आरबीसी का यूज किया जाता है। और बॉस्ट आरबीसी को हम 28 डेज तक ये क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आगे बात समझ में। जब हम सेंट्रीफिकेशन करते हैं, इसका मतलब कि जब भी हम क्या करते हैं, वहां पे अलग अलग करते हैं होल ब्लड से पीआरबीसी को, उसी टाइम पे उसको वॉश करके छान लिया जाता है। और वॉश्ड आरबीसी को कहाँ चढ़ाते हैं, किस पेशेंट के अंदर चढ़ा देते हैं बच्चों, जो हमारा एलर्जिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, वॉश्ड आरबीसी का यूज किया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। यहाँ तक कि किसी भी कोई भी क्वेश्चन में अंदर किसी को कोई डाउट है, इनको कितने दिन तक यूज कर सकते हैं हम, 28 डेज तक ही हम यूज कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आई। बहुत बढ़िया, चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मच ml कंटेन इन 1 यूनिट प्लेटलेट, कि कितना ml अमाउंट होता है, कितना ml वॉल्यूम होता है किसके अंदर, एक यूनिट प्लेटलेट के अंदर। कि जैसे मैंने आपको बताया 1 यूनिट जो पीआरबीसी होती है, 1 यूनिट जो पीआरबीसी होती है उसके अंदर 350 ml का वॉल्यूम होता है नहीं होता। जैसे ही प्लेटलेट के अंदर कितना देखने को मिलता है, प्लेटलेट के अंदर कितना देखने को मिलता है, क्या 500 ml होता है, क्या 50 ml होता है, क्या 150 ml होता है, या 200 ml होता है, बताएंगे फटाफट से। देखो 500 ml तो किसी के अंदर नहीं होता, 150 ml भी किसी के अंदर नहीं होता। जो हमारा 200 ml होता है वो एफएफपी के अंदर होता है। एफएफपी का मतलब होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या होता है बच्चों, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है एफएफपी का, जिसका जो कंटेन होता है वो 200 ml के करीब होता है। लेकिन हमारे पास कौन सा बचा, हमारे पास बचा 50 ml। तो 50 ml प्लेटलेट कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलता है हमें, 50 ml का जो वॉल्यूम होता है वो कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, प्लेटलेट के अंदर देखने को मिलता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। प्लेटलेट जो होती हैं बच्चों, दो टाइप की होती हैं प्लेटलेट। देखेंगे प्लेटलेट जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है आरडीपी और एक होती है एसडीपी। आरडीपी का मतलब होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट। क्या होता है बच्चों, रैंडम डोनर प्लेटलेट। रैंडम डोनर प्लेटलेट का मतलब क्या है, कि आपने किससे लिया है, कि किससे लिया है आपने, कि आपने रेंडमली यहाँ से प्लेटलेट को निकाला है, उसको कहते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट। और एक होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट। सिंगल डोनर प्लेटलेट, सिंगल डोनर जो प्लेटलेट होता है बच्चों,
उसका काम क्या होता है कि वो एफेरेसिस मशीन होती है, उसको पेशेंट की बॉडी से ही जब निकालते हैं, जब किसी की बॉडी से हम निकालते हैं, कोई भी डोनेट करता है प्लेटलेट अपनी, तो उसकी बॉडी से जब निकालते हैं तो उसको हैंड टू हैंड हम क्या करते हैं, हैंड टू हैंड ही हम उसको ट्रांसफ्यूज करना होता है। उसको हम हाथों हाथ ही हम किसको करते हैं, ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। उसको कहते हैं एसजीपी। एसजीपी जो होता है वो मोर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज़्यादा महंगा आता है, लेकिन आरडीपी जो होता है वो सस्ता आ जाता है। आरडीपी जो होता है जनरली जो हम आईसीयूज वगैरह के अंदर लगाते हैं, जो हम एम्स के अंदर यूज करते हैं, देखो सिंपल सी बात है कि जो एसडीपी होता है ना, एसडीपी जो होता है वो मोर कारगर होता है, और आरडीपी जो होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है हमारी प्लेटलेट को। आरडीपी आप 6 आरडीपी चढ़ा दो या 1 एसडीपी चढ़ा दो, दोनों बराबर की बात होती है। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा जब हम इसके क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटलेट पे और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपको अभी देखना है तो आप मेरे लाइव सेशन के अंदर जाके देख सकते हो, मैंने प्लेटलेट के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है वहाँ पे। ठीक है? तो जब भी हम पेशेंट की बॉडी से निकालते हैं उसको कहते हैं एसजीपी, और जब भी हम ब्लड बैंक से निकालते हैं उसको कहते हैं आरडीपी। आ गई बात समझ में? तो आरडीपी का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आरडीपी का मतलब क्या होता है कि अगर आप 6 आरडीपी चढ़ाते हो तो 1 एसडीपी के बराबर होती है। तो इसकी बात हम कर सकते हैं यहाँ पे कि सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आरडीपी होती है, आरडीपी के अंदर 50 एमएल का वॉल्यूम होता है, लेकिन एसडीपी के अंदर 200 से 250 एमएल का वॉल्यूम देखा जाता है। कितना एमएल देखा जाता है? 200 से 250 एमएल का वॉल्यूम देखा जाता है। यहाँ पे कितना होता है? 50 एमएल की बात करते हैं, और यहाँ पे 200 से 250 एमएल तक क्या देखा जाता है? यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखा जा सकता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई बच्चों? आई या नहीं आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन फॉलोइंग विच लैब वैल्यू इज इंडिकेट द इमरजेंसी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, कि इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है, इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको देखकर इंडिकेट करते हो कि इमरजेंसी के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, कि तुरंत के तुरंत इसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। बताएंगे फटाफट से। कौन सा आंसर? कि आग की किसी पेशेंट की लेस देन 50,000, मतलब कि 50,000 से लेस देन कम हो जाना। जो प्लेटलेट की वैल्यू होती है वो 1 पॉइंट लाख, मतलब 1.5 लाख से 4 लाख होती है नहीं होती है? कितनी होती है भैया? नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 1.5 से कितनी होती है? 4 लाख तक हम देखते हैं। अगर 50,000 से कम रह जाती है तो हम क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन? नहीं, कि हम क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांसफ्यूजन को इंडिकेट करता है, इमरजेंसी को नहीं करता है। 40,000 से कम रह जाती है तो करते हैं क्या हम? 1 लाख से कम? 1 लाख तो बिल्कुल नहीं हो सकती। यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट जाने वाला है वो लेस देन 20,000 से कम। जैसे ही 20,000 से कम रहती है तो हम कहते हैं कि इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, कि एक पेशेंट है जो कि क्या है आपके पास एडमिट है, अपने आईसीयू के अंदर एडमिट है, और उसकी क्या है कि जो प्लेटलेट काउंट उसकी है वो कैसी हो गई है? 20,000 से कम हो गई है। तो 20,000 से कम होने पे उसको क्या करना है? इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन करना होता है, तुरंत के तुरंत उसको प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन आपको करना होता है। और अगर 50,000 रह गई है तो आपको सिर्फ इंडिकेट करता है कि इसको ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। लेकिन इमरजेंसी वाली यहाँ पे बात नहीं देखी जाती है। इमरजेंसी वाली सिर्फ कहाँ पे बात देखी जाती है बच्चों? 20,000 से कम होने पे ही बात देखी जाती है। क्या आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए बच्चों? यहाँ तक कि राम कहानी हमारी समझ में आई या नहीं आई बच्चों आपको? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको और हमको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। कल मिलते हैं सुबह की क्लास में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।